नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की बात करेंगे, जिसमें हमने सोशल साइंस को रखा गया है, यानी सामाजिक विज्ञान का। जिनका भी सामाजिक विज्ञान है सेकेंड पेपर में बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो टॉप 20 प्रश्न हैं, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं और याद रखिएगा हर एक प्रश्न आपके पिछले 2016 के यहाँ पे मॉडल पेपर से रखा गया है। पेपर याद रखिएगा, उठा के देख लीजिएगा, वहाँ से रखा गया है प्रश्न। तो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर रेडी हैं तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए सभी लोग। और आज के प्रश्न आप लोगों का जो स्कोर रहेगा याद रखिएगा 15 रहेगा। 15 आज का प्रश्न जो है 17 यहाँ पे रखे गए हैं, तो 15 आप लोगों को सही करना है। तो चलिए क्या करिए, यस करिए जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और आ जाइए जल्दी से, लाइव आ जाइए सभी लोग। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जल्दी से प्रश्नों को, क्योंकि संख्या ज़्यादा है आज प्रश्नों की। यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। कौन सी, यहाँ पे कौन सी परत है। तो याद रखिएगा आपका परत जो होता है, पहला सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इन सभी के साथ साथ क्रम में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा। पहला हमारा करा है समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा करा है कि बहिर्मंडल, यानी बहिर का मतलब सबसे बाहरी मंडल। तो यहाँ पे देखिए रेडियो तरंगों के संचालन में मदद करती है कौन सी। पहला करा है समताप मंडल, दूसरा हमारा करा है मध्य मंडल, तीसरा करा है बाह्य मंडल और चौथा करा है कि बहिर्मुख, यहाँ पे बहिर्मंडल। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा पहले का। देखिए पहले का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए समताप मंडल जो होता है, इसकी ऊंचाई जो होता है लगभग, इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से लेके ये 32 किलोमीटर तक होती है। याद रखिएगा 32 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है। और इसके बाद अगर हम ओजोन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो वायुमंडल होता है ओजोन मंडल से ही समतल होता है जी। इसकी ऊंचाई आपकी जो होती है 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर ओजोन की होती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो रेडियो तरंगों की जो होती है, इसके संचालन में किसका यहाँ पे होता है, तो ओजोन, यहाँ पे ओजोन जो ओजोन लेयर होती है, इसमें पैरावैगनिक किरणों को क्या करता है, अवशोषित करने की कार्य करता है। और इसे नष्ट, ओजोन को जो नष्ट करती है जो गैस है, उसका नाम है CFC गैस है, जो हमारे ओजोन को नष्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा मुख्य कारण, यहाँ पे प्रश्न ये था कि रेडियो तरंगों के संचालन में यहाँ पे संचरण कौन सी मदद करती है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जिनका भी चौथा प्रश्न था, ऑप्शन सही था, उनका सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब ये है कि नदी जो है जब मैदान में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनकर बहती है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है। यहाँ पे तटबंध, दूसरा बाढ़ का मैदान, तीसरा विसर्प, चौथा करा है कि बाढ़ झील। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि देखिए ये नदी आपकी है, ऐसे आप लोग समझिएगा, ये नदी है, नदी निकल रही है और क्या कर रहा है, जब ये मैदानी भागों में, जैसे मान लीजिए जा रही है और यहीं से टूट गई नदी, और ये देखिए आपका मैदान है, ठीक है। मैदानी भागों में जब ये प्रवेश करती है तो ये आकार किसका ले लेती है। तो आप लोगों को पता है कि अधिकतर जो होता है बारिश के समय में, या फिर जब बांध टूट जाता है, तो जब ये टूट के निकलती है तो बाढ़ का रूप लेता है। तो अब ये बताइए कि बाढ़ का रूप, यहाँ पे बाढ़ झील, देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तटबंध देखिए होते हैं, जो तटबंध का मतलब ये होता है कि जो बांध है वो बंधा हुआ है, जहाँ से हम क्या करते हैं, अधिकतर बिजली का उत्पादन करते हैं, उसे तटबंध कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पानी को रोका जाता है और इसे धीरे धीरे छोड़ा जाता है, इसे तटबंध के। यहाँ पे बाढ़ मैदान, देखिए बाढ़ मैदान का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर ये नदी नहीं बहेगी, जहाँ पर नदियाँ नहीं टूटेंगी, यहाँ पे बाढ़ जैसे मैदानी भागों में आ गई, उसको बाढ़ यहाँ पे मैदान कहा जाए। विसर्प का मतलब होता है कि जहाँ पर बिसरा हुआ है, अधिक फैला हो। लेकिन हमारा ये है कि नदी जब प्रवेश करती है मैदानी इलाकों में तब क्या होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे झील के, यहाँ पे बाढ़ झील के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदा के समय में लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा तरीका उपयोगी है। मतलब ये है कि जब भी दुर्गम क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर साधन उपयुक्त नहीं है अधिकतर लोगों को पहुँचाने के लिए, तो वो उस समय, आपदा के समय, भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित यानी पहुँचाने के लिए यातायात का कौन सा तरीका सबसे उपयोगी है। पहला करा है कि वायु मार्ग,
दूसरा करा है कि रेल मार्ग, तीसरा करा है सड़क मार्ग, चौथा करा है हमारा कि यहाँ पे जल मार्ग। तो अब ये बताइए कि जहाँ दुर्गम इलाका है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बाढ़ एरिया है, तो बाढ़ एरिया में आप क्या करेंगे, एक ऊंचाई पे स्थान पे है तो हर जगह फैला हुआ है जल मार्ग स्थान, मतलब ये कि जहाँ पर घनी आबादी है तो वहाँ पर आप जल मार्ग से पहुँचा पाएंगे क्या, नहीं, ये हमारा गलत है। सड़क मार्ग, जहाँ पर क्या है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्ति पौधा, जैसे पहाड़ी एरिया ले लिया जाए तो पहाड़ी एरियो में अधिकतर क्या होता है, सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, तो क्या वहाँ पर आप सड़क मार्ग से उन वस्तुओं को पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा। रेल मार्ग एक निश्चित दिशा, एक निश्चित समय, एक निश्चित मार्ग से होकर जाती है, हर जगह नहीं पहुंचती है, तब भी तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये भी हमारा उपयुक्त तरीका नहीं होगा। राइट आंसर सीधे सीधे हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा वायुमार्ग। वायुमार्ग से आप कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान पे पहुंचा सकते हैं, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि भोपाल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संचालन के विषय से संबंधित है, कहलाती क्या है। देखिए वहाँ पे करा है कि भोपाल एक शाखा है, वह शाखा है जिसमें किसी कार्य को रखा जाता है या फिर किसी कार्य के लिए संचालित किया जाता है। विशिष्ट मानव यानी जिनको विशिष्ट प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उनके संचालन के लिए यहाँ पे संबंधित है। किससे संबंधित है, नगरीय भूगोल, यहाँ पे जैव भूगोल, तीसरा करा है कि जनसांख्यिकी और चौथा करा है कि मानव भूगोल। तो यहाँ पे चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर। देखिए यहाँ पे विशिष्ट का मतलब ये है कि जिन्हें आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है, उनकी बात किया है। तो भोपाल की वो शाखा है, भोपाल एक राज्य है, वहाँ पे क्या है, एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिन्हें अधिक से अधिक आवश्यकता की जरूरत होती है, उसके लिए एक शाखा का निर्माण किया गया है जिसमें क्या होता है, लोगों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करा जाता है। तो ये हमारे सोशल साइंस 2016 के प्रश्न में आ चुका है सीटेट में, तो इसको आप लोग गलत मत करिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जनसंख्या की, मतलब ये है कि अधिक संख्या जहाँ पे अधिक होगी उसमें से कुछ विशिष्ट लोग होंगे जिन्हें की आवश्यकता की जरूरत होती है, तो ये एक शाखा है। शाखा उन सभी लोगों को क्या करती है, मुहैया उपलब्ध करती है उनकी जरूरतों को। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आज के प्रश्न थोड़े कठिन है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने कहा था कि सोशल विज्ञान यहाँ पे सेकेंड पेपर का प्रश्न रखा जाए, तो रखा गया है, तो प्रश्नों को सॉल्व करिए आप लोग, और आशा करते हैं आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एकदम तत्पर हैं। और लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। सबसे अच्छा तरीका है हमें कि आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जितने लोग लाइव में हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पाँचवें प्रश्न से, देख लेते हैं पाँचवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। मतलब ये है कि ऊर्जा जो है उसका गैर यानी उसके विपरीत है, कौन सा है परंपरागत। यहाँ पे करा है कि परंपरागत स्रोत, पहला करा है ईंधन, यहाँ पे करा है प्राकृतिक गैस, यहाँ पे करा है सौर ऊर्जा, चौथा करा है कोयला। अब देखिए ईंधन के रूप में तो हम सीएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोयले का, लेकिन यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से बताया नहीं है कि किसका प्रयोग किया है, बस ईंधन की बात किया है। तो इसमें हम इनको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा देखिए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, पहला भी सही है। ये देखिए ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं है। अब प्राकृतिक गैस, देखिए प्राकृतिक गैस में सीएनजी हो जाएगा, इसके अंतर्गत जितने भी गैसें आती हैं आपके घरेलू गैस, उसकी भी रख सकते हैं, जो कि ऊर्जा का एक परंपरागत यानी यहाँ पे स्वच्छ है। और सौर ऊर्जा सबसे मुख्य यहाँ पे है, सौर ऊर्जा जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बिजली के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रयोग में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैर जो है कोयला का मतलब ये कि देखिए यहाँ पे इसका हम सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयलों को क्या करते हैं, इससे हमें यहाँ पे देखिए इससे प्रदूषण का भी उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे ऊर्जा हमारे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और इसे जलाएंगे तो क्या होता है कि हानिकारक जो पदार्थ निकलते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, और यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए भी हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे कष्टदायक हो सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न क्या करा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये देखिए लगातार 2011 से लेके 2018 तक लगातार ये सेकेंड पेपर में आया है, तो याद रखिएगा ये हो सकता है आ सकता है 18 से 19 में भी शायद आया था ये प्रश्न, देखे नहीं, लेकिन 19 तक ये प्रश्न लगातार आया है। तो इन प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए पहला ये करा है हमारा कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों, यानी जो आप निर्माण करते हैं टैंकों का, जो तालाब है उसका मछली का प्रजनन कहलाता है, यानी जो आप यहाँ पे टंकी का निर्माण करते हैं और यहाँ पे तालाबों में मछली का जो रहते हैं वो प्रजनन करते हैं, तो उन्हें क्या कराता है। यहाँ पे पहला करा है कि सेरीकल्चर, दूसरा करा है विटीकल्चर, तीसरा करा है कि हार्टिकल्चर, चौथा करा है कि पीसीकल्चर। तो यहाँ पे छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर छठे का क्या होगा। हमारा पहला सही होगा,
दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। पीसी कल्चर के अंतर्गत जो आपका टैंकों और तालाबों में जो आप मछलियों को पालते हैं उनका प्रजनन जो कहलाता है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत कहलाता है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे स्थल पर एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है। मतलब ये कि एक स्थल है उसमें एक सगरा भाग है यानी एक पतला सा भाग है और कह रहा है कि दो स्थलीय भागों को क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ देता है। ठीक है, इसे क्या कहलाता है स्थलीय। मतलब ये है कि याद रखिएगा ये आपका क्या कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये देखिए पहला करा है जल संधि, दूसरा स्थल संधि, तीसरा द्वीप, चौथा करा कि खाड़ी। तो यहाँ पे सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि हमारा क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे बात किया है कि हमारा जल संधि, क्या जल संधि में स्थल होता है। स्थल तो होता है कि यहाँ पे कहीं कहा है कि हमें जल का निर्वाह करना है, बहाना है, नहीं, तो ये हमारा गलत है। द्वीप क्या होता है, छोटे छोटे टापू टाइप के होते हैं। याद रखिएगा द्वीप होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, इस पे निवास भी करते हैं और उसी तरह भाग पड़ा भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए खाड़ी तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि दो भागों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब ये क्या है कि देखिए एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है और एक नेपाल है, ठीक है, और ये भूटान है। जो क्या करता है स्थल के माध्यम से क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। यानी एक दिशा से दूसरे दिशा, एक देश से दूसरे दिशा में, दूसरे देश में आप आवाजाही कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। देखिए कौन सा महाद्वीप है जो सबसे आकार में छोटा है। पहला करा है कि ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा करा है कि अफ्रीका, चौथा करा है कि यूरोप। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे आठवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि आठवें का राइट आंसर क्या होगा कि आकार की दृष्टि में कि सबसे छोटा महाद्वीप क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होगा दक्षिण अमेरिका, तीसरा होगा अफ्रीका, चौथा करा है कि यूरोप। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर होगा। कमेंट जल्दी से करिए आप लोग, कितने लोगों का सही हो रहा है एक बार कमेंट करिए सभी लोग। जी हाँ, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा। ये महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे, देख लेते हैं नौवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। क्योंकि आप लोग उच्च पेपर का भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सीटेट में उच्च पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है, उच्च स्तर पर बात क्या है। यानी देखिए एक प्राथमिक होता है, एक उच्च होता है। तो प्राथमिक 1 से 5 तक होता है और उच्च जो होता है 6 से लेके 8-12 तक भी पहुंच सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा नौवें का उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। पहला करा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और यहाँ पे मनोविज्ञान। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यहाँ पे देखिए करा है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। और यहाँ पे तीसरा करा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात किया है। और चौथा करा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और यहाँ पे करा है कि समाजशास्त्र। तो यहाँ पे नौवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए जो मनोविज्ञान होता है इसका प्रयोग क्या करते हैं आप यहाँ पे उच्च कक्षाओं में करते हैं, नहीं करते हैं। राजनीति शास्त्र का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। इतिहास, भूगोल का आप करते हैं। लेकिन हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ये जो होता है हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे 2011 से लेके 2018 तक लगातार आए हैं। तो ये 2016 के मॉडल पेपर हैं, याद करिएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या कर रहा है। क्योंकि अब ये आप लोगों के तार्किक प्रश्न से आ गए हैं। तार्किक प्रश्न आप लोग बहुत ही सटीक से करते हैं तो यहाँ पे इस प्रश्न को गलत मत करिए। स्कोर अपना काउंट करते चलिएगा कि आप लोगों का आज का स्कोर कितना हो रहा है। देखिए 10वां का हमारा कह रहा है कि यहाँ पे आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। मतलब ये कि आगमनात्मक जो आपका उदाहरण से संबंधित है उसके अधिगम में किस विधा से विरोधाभासी है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा कह रहा है संरचनात्मक यहाँ पे प्रशिक्षण और चौथा कह रहा है कि अनुकरण, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे निपुणात्मक अधिगम। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है, यानी किसका विरोध करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, किसका यहाँ पे विरोध करता है। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें का
देखिए जो दसवें का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जो आगमनात्मक होता है, यानी आपका उदाहरण से चलता है, तो यहाँ पे व्याख्या जो होगा यहाँ पे आप नियम के साथ चलेंगे, नियम का प्रयोग करेंगे, जो कि राइट आंसर होगा हमारा पहला। इसका विरोध करता है संरचनात्मक, यानी बालक करके सीखता है प्राथमिक स्तर पे और उच्च स्तर पे भी। तो यहाँ पे देखिए करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुकरण यानी बालक दूसरों को कार्यों को सीखता है। जैसे क्या होता है कि जो अनुकरण होता है ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे उच्च स्तर हो। जैसे क्या होता है प्राथमिक स्तर पे आप बालकों को देखेंगे तो अधिकतर अनुकरण करेंगे, और यहाँ पे देखिए उच्च स्तर पे जो होता है बालक जो होता है शिक्षक का अनुकरण करता है, जो भी सिखाया जाता है उसका अनुकरण करता है। तो ये भी सही है। यहाँ पे करा है निपुणात्मक अधिगम, मतलब ये है कि आप किस विषय में कितना निपुण होते जा रहे हैं, ये आपका अधिगम आगमनात्मक अधिगम के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा व्याख्यात्मक आएगा ये हमारा गलत होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का पहला हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11 का प्रश्न हमारा ये करा है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, मतलब क्या है कि आपके अनुभव के साक्ष्य क्या हैं। पहला करा है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, दूसरा करा है कि अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, और यहाँ पे तीसरा करा है कि मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, और चौथा करा है कि आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग एकत्रित आंकड़े। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपके अनुभव की बात किया है कि अनुभव अनुभव यानी क्या आपने सीखा है पहले और किस उसके आधार पे क्या करना चाहते हैं। तो अनुभवजन्य यहाँ पे साक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि आप अनुभव के द्वारा ही सीखने का प्रयास करते हैं, या फिर आपने जो कार्य पहले कर चुका है उसका उपयोग आप नए सूचनाओं में करते हैं, तो ही आपका अनुभवजन्य होता है। मतलब कि आपका पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान में किस प्रकार से उपयोग होता है, उसी को कहते हैं वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। मतलब पहले के ज्ञान को आपके इस समय जो आपकी चल रही है प्रेजेंट ऑफ माइंड चलिए उसमें जोड़ना, उसको एकत्रित आंकड़े। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जिन लोगों का पहला सही है उनका सही राइट आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 12 का हमारा क्या करा है। देखिए 12 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। करा के स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। मतलब ये कि जो आपकी स्थानीय यानी आपके इलाके की समाचार पत्र जो आप हमेशा पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है मौसम की जानकारी का संग्रह यानी जुटा के दिया जाता है। संग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ को जुटाना। तो ये किस प्रकार का स्रोत है, तो पहला करा है कि प्राथमिक, दूसरा करा है द्वितीयक, तीसरा करा है तृतीयक, और चौथा करा है कि प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए द्वितीयक का मतलब ये होता है कि आपको पता है, अब प्राथमिक का मतलब है कि जो आपको सुबह पता चल जाता है, और यहाँ पे तृतीयक का मतलब जो दूसरों को माध्यम से पता चलता है। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये समाचार पत्र होता है। यहाँ पे समाचार पत्र होगा, क्योंकि ये आपको एक तो पहले जानकारी होती है, दूसरा क्या होता है कि आपको किसी के माध्यम से पता चलता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा प्राथमिक, और यहाँ पे तृतीयक दोनों होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का प्रश्न हमारा ये करा है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में छात्रों के साथ सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अनन्य, यहाँ पे विशेष, समावेशी, चौथा करा है कि आधुनिक। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए सीखने की अक्षमता यानी सीखने में अक्षम है बालक जो उनको किन शिक्षार्थियों के प्रकार यानी किस प्रकार की कक्षा में उनको साथ पढ़ाना चाहिए, यानी किस छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अनन्य होगा, या फिर होगा यहाँ पे विशेष होगा, समावेशी होगा, या फिर आधुनिक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर हमारा होगा। देखिए अक्षम बालक वो होते हैं जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की सीखने के लिए आवश्यकता होती है, तो उनको क्या करेंगे समावेशी कक्षा में ही तो रखेंगे। जिससे क्या होता है समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है कि उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उन बालकों के साथ रखा जाए जहाँ पर वो क्या करें सीखने में सक्षम हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनको ये ना लगे कि हमें दूसरों बालकों से अलग रखा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना कमेंट जल्दी से फास्ट करिए, आप लोग जल्दी से करिए, कुछ लोगों का कमेंट हाइड आ रहा है। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को मिलेंगे कम से कम 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए 14 का हमारा ये करा है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सहकारी मतलब ये है कि बालक के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला करा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा करा है कि उन्हें व्यक्तिगत परियोजना देनी चाहिए, और तीसरा करा है कि काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें,
और चौथा करा है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करना चाहिए। देखिए विभिन्न स्रोत प्रदान करने की बात भी कहा है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अब देखते हैं हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे करा है बहस करने की बात कर रहा है और यहाँ पे करा है कि विभिन्न स्रोत प्रदान करना चाहिए, यानी अवसर यहाँ पे स्रोत प्रदान करने की बात किया है विभिन्न, और यहाँ पे समूह विभाजन की बात किया है और यहाँ पे परियोजना की बात किया है। तो अब आप बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा। आप लोग कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं जल्दी से बताइए कि राइट आंसर आपके के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कमेंट आप लोगों को देख लें। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। सहकारी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए, यानी खुद से करने के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए कि देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा नहीं होगा, याद रखिएगा चौथा नहीं होगा, यहाँ पे पहला होगा, याद रखिएगा पहला होगा। जिन ये आप लोगों को थोड़ा सा फंसाने की बात कर रहा था कि देखते हैं आप लोग किस प्रकार से प्रश्नों पे यहाँ पे निडित होते हैं, मतलब यह आप अपने प्रश्नों पे स्वतंत्र होते हैं कि आपका ही सही है या फिर हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। देखिए बहस का मतलब ये नहीं है आप विद्यालय में तो अधिगम पे बहस करेंगे, और चर्चाओं का मतलब ये है कि अधिक से अधिक आप एक दूसरे से क्या करेंगे, किसी भी विषय पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, चौथा हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15% पे देख लेते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, और काउंट करते चलिएगा अपने प्रश्न को। आज यहाँ पे देखिए हमारा 15 का हमारा करा है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता की उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला करा है आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। देखिए यहाँ पर आप फंसेंगे, यहाँ पे फंसेंगे क्या, यहाँ पे फंसेंगे आप लोग दो प्रश्नों पे। ये बालक से संबंधित है, याद रखिएगा बालक से संबंधित है। तो ये बताइए कि आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा या फिर दूसरा। देखिए आलोचनात्मक, अगर बालक आत्मनिर्देशित है, आत्म अनुशासित है, यानी खुद कार्यों को करने के लिए अनुशासित भी है, आत्मनिर्देशित भी है, तो खुद से करता है और एक उचित तरीके की गुणवत्ता भी उच्चतर तर्क करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए आलोचना तो नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद से कार्य कर रहा है किसी की भी, और जटिल प्रक्रिया तो हो नहीं सकती, प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है। तो हमारा देखिए यहाँ पे राइट आंसर इन दोनों में से एक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ये बालक से संबंधित है और आपके तर्क पे आधारित है ये। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जाएगा, अमूर्त नहीं होगा। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि जहाँ पर क्या होता है, देखिए निर्देशित करने की बात किया है, अनुशासित करने की बात की, आपने को ढाल रहा है ना, न कि यहाँ पे किसी पे विचार करा है। अगर किसी पे विचार करेगा, जैसे क्या होता है हम उसे दे दें कि आप ये बताइए कि पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो बालक सोचेगा कि अरे हमें तो ये चाहिए, यानी तर्क करेगा। लेकिन तर्क करने का मतलब ये कि अमूर्त चिंतन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए खुद से निर्देशित है, खुद से अनुशासित है और यहाँ पे सोच भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बुद्धिमानी सोच, यानी बुद्धिमान सोच, यानी क्या कर रहा है बालक अपने बुद्धि का प्रयोग करके उन सभी प्रश्नों को अपने में समाहित कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। इसके बाद एक प्रश्न और है, फिर इसके बाद कल के आप लोगों के उत्तर बताए जाएंगे। कल आप लोगों के गलत हुए हैं, किनकी गलत हुए हैं, जो रेगुलर क्लास करते हैं उन्हीं लोगों का कल का गलत हुआ है। अभी बताएंगे कितने लोगों का गलत हुआ है कल का। यहाँ पे देखिए 16 का हमारा ये करा है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से यहाँ पे प्राप्त किए गए। तो पहला करा है कि वस्तु, यहाँ पे पशु के अंगों के अवशेष, ग्रेफाइड, यहाँ पे करा है पौधों और खनिज, और चौथा करा है कि स्लेट। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि जो अजंता की गुफा है चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग है निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो पहला करा है कि पशु के अंगों के अवशेष से, यहाँ पे करा है ग्रेफाइट से, और यहाँ पे करा है कि पौधों और खनिज से, और यहाँ पे चौथा करा है कि स्लेट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर 16 का हमारा क्या होगा। देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट से होगा, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए 17 का कह रहा है कि सबसे पुरानी यहाँ पे पांडुलिपि, पांडुलिपि एक प्रकार की लिखित भाषा है, उसे क्या करता है, यहाँ पे कह रहा है कि लिखी गई है, किस पे लिखी गई थी। यहाँ पे कह रहा है ताड़ पत्रों पे, दूसरा कह रहा है पत्थरों पे, और तीसरा कह रहा है कागजों पे, और चौथा कह रहा है लकड़ी पर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे इनका, यहाँ आंसर जो होगा यहाँ पे ताड़ पत्रों पे होगा, कागजों पे होगा, पत्थरों पे होगा या फिर लकड़ी पे होगा। इन चारों का आंसर आप लोग यहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे। और
कमेंट चैट बॉक्स जैसे ही क्लास खत्म होगी वहाँ पर भी आप अपना राय दीजिए कि किस प्रकार से और क्लास चलानी चाहिए, कौन से प्रश्न रखने चाहिए। तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से बताइए कि पांडुलिपि सबसे पहले किस पे लिखी गई थी, तो इसका आंसर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं वहाँ पर भी बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से बता दें कि परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, शेयर करिए। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पे जुड़ने के लिए ग्रुप बनाया गया है परमा एजुकेशन के नाम से, आप लोग मैसेज करिए, वहाँ पे आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के प्रश्नों पे देख लेते हैं। कल के प्रश्न आप लोगों के कितने लोगों के सही हुए हैं। अधिकतर उन्हीं लोगों के गलत हुए हैं जो रेगुलर क्लास किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन का मतलब ये है कि उसके जो रोज की कार्य हो रहे हैं, दैनिक जीवन गणित अनुप्रयोग जो जिसमें हमेशा प्रयोग किया जाता है गणित का, 7 गणित जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, पहला करा है कि गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग से संबंधित बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। और यहाँ पे दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पना की परीक्षा करना। तीसरा करा है कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और यहाँ पे चौथा करा है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। देखिए समझ में शिक्षार्थियों की नहीं होगा। और यह करा है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आप लोग प्रश्न देखिए, तीसरा जिन जिन लोगों ने कहा था उनका गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपने ज्ञान, देखिए अपने ज्ञान समझ को, मतलब यहाँ पे शिक्षक को कह रहा है कि अपने ज्ञान की अवसर, यानी खुद यहाँ पे क्या है, शिक्षक अपने ज्ञान को शिक्षार्थियों को कह रहा है अवसर देने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। अब देख लेते हैं कितने लोगों का पहला 16 का कल का सही हुआ है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए विनीता जी का आया है, यहाँ पे इनका 15 का आया है, 15 का आया है जो कि सही था, लेकिन यहाँ पे 16 का पूछा गया है। दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए 16 का तीसरा आया है जो कि गलत है। याद रखिएगा, गलत है आपका, उसके दैनिक जीवन के लिए बात कहा गया है। और तीसरे में ये कहा गया है कि वो शिक्षक अपने केवल यानी अपने ज्ञान के लिए कर रहा है, शिक्षक उसके जीवन में जो भी घटित घटनाएं हैं उसे क्या कर रहा है कि अवसर देने के लिए, जानने के लिए अवसर देने की बात कहा है, जो कि गलत है। और यहाँ पे देखिए रिया जी का भी देखिए तीसरे यहाँ पे गलत है, 16 का तीसरा। और यहाँ पे देखिए रामरती जी प्रजापति जी का भी देखिए यहाँ पे गलत है, 16 का तीसरा कहें। और यहाँ पे देखिए विनीता जी का आया है यहाँ पे 15, जो कि 15 का पहले इनका तीसरा था। अब ये यहाँ पे देखिए ये आया है जो कि हमने पूछा है 16 का। अब देखिए राजू जी का भी देखिए यहाँ पे 16 का तीसरा आया है जो कि गलत है। और यहाँ पे शहजाद मलिक का भी देखिए तीसरा आया है। वहाँ पे देखिए शिक्षक के अवसर की बात क्या है, शिक्षक को जानने के लिए शिक्षार्थियों को। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, यानी आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है और कह रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, तो उसे देखिए पहले। यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का है 16 का पहला, जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का 16 का पहला है, इनका भी सही है। वर्तिका सिंह का भी देखिए पहला आया है 16 का, इनका भी सही है। और यहाँ पे कविता वर्मा जी का 16 का तीसरा आया है जो कि गलत है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आज हमारा 2 गलत हुआ है, यानी 16 में से 2 गलत हुआ है, यानी 14 इनका सही हुआ है पूजा जी का। आगे बढ़ते हैं, वंदना जी का यहाँ पे देखिए, इनका भी देखिए 16 का पहला आया है जो कि राइट आंसर है इनका। ये नोट्स हमेशा बनाते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का 16 का पहला है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आरती पांडे जी का भी देखिए 16 का पहला है, जो कि यहाँ पे देखिए संजय जी का यहाँ पे संजय जी का जो है पहला आया जो कि राइट आंसर है। याद रखिएगा एक ट्रिक है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उन प्रश्नों में से देखिए ऑप्शन में कौन सबसे बड़ा प्रश्न है और कौन सा सकारात्मक प्रश्न है, बड़ा भी है सकारात्मक भी है, तो वो आपका सही होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, थैंक यू, आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 16 का पहला इनका आया है जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइक आपने पहला लाइक किया था। और आगे बढ़ते हैं, रिया जी का यहाँ पे 16 का सी बताए हैं। अवसर देने की बात कर रहे हैं, देखिए अवसर किसके लिए, मतलब जो शिक्षक है, शिक्षक की जानकारी को जानने के लिए बालकों को अवसर देने की बात कहा है। प्रश्न को आप ठीक से पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपका गलत है। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी देखिए, यहाँ पे वैष्णो जी का 16 का पहला है जो कि राइट आंसर है। अब देखिए रिया जी आपके साथ ही क्लास करती हैं वैष्णो जी, लेकिन इनका देखिए उत्तर एकदम राइट आया है। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी ने कहा है सुपर क्लास, थैंक यू। और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे श्वेता जी का यहाँ पे देखिए तीसरा, इनका भी देखिए गलत है। ये भी क्लास रेगुलर में आती हैं लेकिन नोट्स बनाती हैं, कमेंट नहीं करती हैं ये। और यहाँ पे देखिए ऋतिक जी का भी देखिए तीसरा गलत है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दीपा सिंह का देखिए 16 का पहला आया जो कि राइट आंसर है इनका। और यहाँ पे देखिए कठिन प्रश्न थे, कठिन सभी प्रश्नों को रखा जाता है ताकि आप लोग सभी प्रश्नों को सोल्व करें। और यहाँ देखिए अनुपम वर्मा जी का 16 का पहला आया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कठिन प्रश्न थे, सही है कि अनुपम जी का देखिए 16 का पहला आया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुलशन जी का भी देखिए 16 का पहला है जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए इनका भी देखिए, विजय पांडे जी भी क्लास में रहते नहीं है लेकिन बाद में क्लास देखते हैं और इनका कमेंट में आ जाता है कि यहाँ पे देखिए 16 का पहला इनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
नीचे उत्तर दिए गए हैं और आज के उत्तर 17 के, जो 17 का यहाँ पे उत्तर है कि यहाँ पे सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी, किस पे लिखी गई थी? यहाँ पे ताड़ पे, पत्थरों पे, कागज पे, लकड़ी पे, किस पे लिखा गया था? इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और अपनी राय भी बताएंगे कि आज की प्रश्न आप लोगों को सोशल साइंस की कैसी लगी। सेकेंड पेपर था और सभी लोग आशा करते हैं कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा प्रश्न आज के जितने भी थे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा।